So hello students, today we will discuss about the next topic which is about RLC series circuit। देखिए हमने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद AC सोर्स, और उसमें हमने देखा था कि EMF और करंट दे आर इन द सेम फेज in case of resistance when AC is applied to it। दूसरा केस हमने किया था इंडक्टर का, और इंडक्टर के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर केवल इंडक्टर से AC सोर्स कनेक्ट किया जाता है तो इंडक्टर के अंदर जो EMF और करंट में जो फेज़ रिलेशन होता है वो ये होता है कि करंट जो है लैग करता है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 विद द EMF, यानी EMF लीड करता है, EMF आगे चलता है और करंट पीछे रहता है। हम लोगों ने फेजर ट्रीटमेंट डिस्कस किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, और लास्टली जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था अबाउट द कैपेसिटर, व्हेन अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू अ AC सोर्स। तो इन दैट सिचुएशन उसमें भी आपने ये देखा कि कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो लीड करता है विद द EMF बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, अगर इन शॉर्ट मैं इन तीनों की इक्वेशंस लिखूं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म्स की इक्वेशंस लिखूं, तो वो इक्वेशंस ये थी कि अगर केवल रेजिस्टेंस के लिए है तो फॉर रेजिस्टेंस ओनली, तो आपने क्या देखा कि EMF अगर सपोज़ करो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से दे रहे हैं, तो करंट जो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी से दिया गया था। और यहाँ पे अगर फेज़र की बात करें तो जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में EMF भी था। दिस इज़ E एंड दिस इज़ I, E एंड I बोथ आर इन द सेम फेज। ठीक है, सेकेंड केस फॉर इंडक्टर सर्किट, फॉर इंडक्टर ओनली, अगर EMF हमारी E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो जो करंट होगा वो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हम लास्ट वीडियो में शो कर चुके हैं और इस चीज़ को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है। और अगर मैं इसका फेज़र देखूं तो अगर मैं EMF को इधर ले रहा हूँ तो करंट को मुझे नीचे लेना होगा। दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री पाई बाई 2। ठीक है, दिस इज़ फॉर E एंड दिस इज़ फॉर I। और जो तीसरा और आखिरी जो कॉन्सेप्ट था वो था फॉर कैपेसिटर ओनली। फॉर कैपेसिटर ओनली अगर हम EMF को E नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो करंट होगा वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर हम इस सिचुएशन को फेज़र के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अगर EMF हमारा ये है तो करंट लीड कर रहा है बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, तो करंट को हम कहेंगे इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट, और इस RLC सीरीज सर्किट को सही मायने में समझने के लिए हमें इन तीनों फेज़र्स को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये तीनों फेज़र्स हैं, केवल रेजिस्टेंस में क्या होता है, केवल इंडक्टर में क्या होता है, केवल कैपेसिटर में क्या होता है, only then you are able to understand the RLC series circuit, which is a most important topic। ठीक है, so now we will move to the today's topic which is RLC series circuit। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। so AC circuit, AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series।
जिसको इन शॉर्ट RLC सीरीज सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, RLC सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले हम इसका जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, सिंपल सर्किट डायग्राम है, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है कि एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर कॉइल और एक कैपेसिटर, ऑल द थ्री आर इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू अ alternating source. So it is E is equals to E naught sin omega t. R resistance, L inductor and C capacitor. ठीक है। अब देखो, इस सर्किट को देखने से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जब कोई भी तीन चीज़ें, जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, जब ये सीरीज़ में होते हैं, किसी भी सर्किट में कोई भी कितने भी अप्लायंसेस सीरीज़ में लगा दीजिए, तो हमको कहना होगा कि इन सभी में करंट सेम जा रहा है, बिकॉज इन सीरीज़ करंट रिमेन्स द सेम। तो ये कहने में कोई बुराई नहीं है अगर हम ये कहते हैं कि भाई इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है और सभी में आई कर रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। या आप कह सकते हैं कि सभी में करंट आई फ्लो कर रहा है। लेकिन डिवाइड करता क्या है? जब सीरीज़ में क्या चीज़ डिवाइड करती है? वोल्टेज। तो हम कहेंगे करंट तो सेम है तीनों में, लेकिन वोल्टेज डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो आई सेम, आई सेम, बट V डिवाइड्स। अब देखो ये V कैसे डिवाइड कर रहा है, ज़रा देख लेते हैं। जो अप्लाइड EMF है वो E है, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो VR हुआ, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ VL हुआ, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ VC हुआ। VR, VL and VC, these are the potential drops across the resistance, the inductor and the capacitor। ठीक है, अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग में, जैसे अभी हमने देखा था, फेजर्स की बात करूं, सपोज कीजिए फेजर अगर बनाएं तो सभी में करंट एक सा है, तो हम एक से करंट को मान लीजिए हैं I नॉट। सपोज I नॉट करंट जो सभी में इस तरफ फ्लो कर रहा है, दिस इज I नॉट। ठीक है भाई, सभी में करंट एक सा जा रहा है और उस करंट को क्या मान लिया आपने? I मान लीजिए, I नॉट मान लीजिए, I मान लीजिए, I नॉट इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो अब पहला केस रेजिस्टेंस का है। हमने अभी देखा था कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और EMF किस में होते हैं? दे आर इन द सेम फेज। तो यहाँ पर जो मैं वोल्टेज बनाऊंगा वो भी इधर ही होगी, VR। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, EMF लीड करता है, तो ये VL हमारा इधर होगा, ये एंगल 90 का होगा। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, EMF लैग करता है, तो ये एंगल फिर से 90 का होगा। ठीक है, ये हमने क्या बनाया? इसका फेजर्स बना दिए तीनों के अक्रॉस। अब इन फेजर्स को हम एक सिंगल फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और जब ये सिंगल फेजर डायग्राम पर ये रिप्रेजेंट होगा तो वहाँ से हम बड़ी आसानी से तीनों जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस कैपेसिटर, इनका इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट EMF हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका कंबाइंड जो फेजर होगा, जरा समझ लेते हैं कैसा होगा। इसके लिए वही जैसे आप बनाते हैं, एक आपने एक्स एक्सिस बनाई, दूसरी आपने ये वाई एक्सिस बना दी। थोड़ी बड़ी बनाता हूँ मैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट हमारा ये है, मैक्सिमम करंट इससे I नॉट। मैक्सिमम करंट कितना है? I नॉट। जब मैक्सिमम करंट I नॉट है तो VR हमारा किधर होगा? हम कहेंगे VR भी हमारा इधर होगा, दिस इज सेम VR, बिकॉज रेजिस्टेंस के केस में करंट और EMF सेम फेज में होते हैं। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा इंडक्टर है।
और इंडक्टर के केस में जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है। करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो यहाँ पे जब करंट लैग कर रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, इसका मतलब जब करंट लैग कर रहा है तो ईएमएफ लीड कर रहा होगा। तो हमने कहा ये कितना एंगल से लीड कर रहा है, 90 एंगल से, तो आपने π/2 एंगल ये लिया और ये मान लीजिए हो गया VL। तो VL लीड कर रहा है, I0 यहाँ कहीं है। एक्स एक्सिस को अपने कॉमन लिया है तीनों के लिए, क्योंकि करंट तीनों में एक साथ फ्लो कर रहा है, इसीलिए हमने एक्स डायरेक्शन में करंट ले लिया और उसके अकॉर्डिंगली हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अब तीसरा केस देखिए जरा कैपेसिटर का। कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब करंट लीड कर रहा है तो हमने VC इसको नीचे की तरफ बना दिया और ये एंगल कितना है भाई, ये दिस इज अगेन π/2, दिस इज अगेन π/2। ठीक है, तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया फेज़र का। और जब इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट या नेट जो वोल्टेज होगी तीनों की इफेक्ट वजह से जो इफेक्टिव वोल्टेज होगी वो निकालनी है। और उसके लिए हमने कहा देखिए ये दो वेक्टर्स हैं VL और VC, क्योंकि फेज़र अपने आप में रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं तो इसको हम वेक्टर्स ही ले रहे हैं। VL और VC दो वेक्टर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इनमें से कोई एक बड़ा है दूसरा छोटा है। मान लेते हैं कि VL बड़ा है VC छोटा है। ठीक है, ये हमारे ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा VL ही बड़ा हो, VL इज़ ग्रेटर देन VC। जब VL बड़ा होगा VC छोटा होगा तो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए, यू विल हैव द इक्विवेलेंट इन दिस डायरेक्शन। तो आपने ये जो मान लिया दिस इज़ द इक्विवेलेंट और ये हो गया आपका VL माइनस VC। ठीक है, लेकिन अभी हमारी समस्या दूर नहीं हुई। अभी क्या है कि VL माइनस VC हमारे पास यहाँ है, VR हमारे पास यहाँ है, फिर से हमें क्या निकालना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। और इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई, वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब कुछ पढ़ा हुआ है 11th में, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ जब हम इसके को वेक्टर्स निकालेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे उसके लिए आप वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हमने इस रेक्टेंगल को पूरा किया और इसके डायगोनल को मिला दिया और ये माना कि दिस इज से E0 विच इज़ द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ RLC सीरीज सर्किट। मान लेते हैं इसने जो एंगल बनाया I से वो कितना बनाया, फाई, दैट फाई इज द एंगल विच द रिजल्टेंट EMF मिक्स विद द करंट। तो अब देखो इक्विवेलेंट ये E0 OE0 की वैल्यू आखिर होगी कितनी, ये हमें यहाँ निकालना है। लेकिन उससे पहले जरा हम कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज़ फॉर द VL, VR एंड VC। सबसे पहले VL, VR और VC की वैल्यू को हम निकालते हैं और उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R कितनी होगी भाई, दैट इज VR विच इज I0 इंटू R, क्योंकि भाई करंट मैक्सिमम होगा तभी तो वोल्टेज मैक्सिमम होगी। तो VR इक्वल्स टू I0 इंटू R। नाउ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L इंडक्टर VL I0 इंटू XL। In the same manner, maximum voltage across C, VC, I0 into XL। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये क्या आ गई, these are the maximum voltages across these three components R, L and C। अब देखो जैसे मैंने अभी कहा था कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट और इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो इसको नाम दे देते हैं O, इसको आप A कह दीजिए, इसको हम B और इसको C बोल देते हैं। ठीक है, सो द इफेक्टिव वोल्टेज
voltage of RLC circuit is, इस ट्राइंगल में E नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ई नॉट को आप चाहो तो एक स्टेप में इसको ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओ बी इज ई नॉट स्क्वायर, ओ सी इज वी आर स्क्वायर एंड सी बी इज वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा भाई। और यहाँ से अगर मैं ई नॉट निकालता हूँ तो ये रूट के अंदर पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ये हमको मिलेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें, ये वैल्यूज़ जो हमें ऊपर निकाली हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम अबव व्हाट यू हैव, देखिए यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो आपको वी आर की जगह क्या रख दें, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर, इसका स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल इज आई नॉट इंटू एक्स एल, आई नॉट इंटू एक्स सी होल स्क्वायर। ये मिलेगी आपको, ठीक है। यू में टेक आई नॉट कॉमन, ठीक है। आई नॉट अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बराबर होगा आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ठीक। ये आपको पूरा मिल जाता है, दिस इज ये, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू हियर। अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे की कहानी थोड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। देखो हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव ई नॉट इज इक्वल्स टू, आई नॉट को बाहर ले लीजिए और इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल्स टू रूट के अंदर XL, but this quantity E naught upon I naught is we call as the impedance given by Z. So this we call as Z equals to root के अंदर XL minus XC whole square, ठीक। इसे क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट। और इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि यू मे कॉल दिस एज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट, ठीक है। और इसको कंबाइंडली हम एक टर्म से जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो ये रिलेशन, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आ गया, किसके लिए, फॉर द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट, ठीक है। फर्दर अगर थोड़ा आगे और बढ़ा जाए तो दो चीज़ें यहाँ पे समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या है, दूसरा कि जो हमारी वोल्टेज है उसने कितना फेज एंगल बनाया हुआ है करंट से, ठीक है। वोल्टेज ने कितना फेज एंगल बनाया हुआ है करंट से, ये चीज़ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए इसे कोई नंबर चाहे तो दे सकते हैं, सेट इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसे 1 के बोल दे रहे हैं, ठीक है। सो नाउ द फेज एंगल which E naught makes with I naught, इसके लिए क्या करेंगे, tan phi। देखिए इस ट्राइंगल में OBC में tan phi लगा दीजिए, क्या होता है, BC ओवर OC। यू हैव BC ओवर OC। हाउ मच इज BC? BC इज VL minus VC over how much is OC? OC is VR, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, VL माइनस VC ओवर VR।
Now again put the value of VL, VC and VR. Or this will further be equals to VL is equals to I naught into XL, I naught into XC over I naught into R. I naught कट जाएगा, XL minus XC over R which is 10 phi. 10 phi XL minus XC over आई थिंक यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये तो हमें बता देती है कि जो हमारा जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो कितना है, और जो दूसरी इक्वेशन है ये हमें ये बता देती है कि हमारा ईएमएफ ने, वोल्टेज ने करंट से जो फेज़ एंगल बनाया है वो कितना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जस्ट इसके बाद।